अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि इसमें जो एक्स्ट्रा है स्टाइल शीट के अंदर हमने जो डिफाइन की है एक एक्स्ट्रा हेडिंग, जैसे हेडिंग 3 डिफाइन की थी, तो इसको अकॉर्डिंग टू जो हमने वो पढ़ा था उसके मुताबिक इसको हेडिंग 3, जैसे ए मास्टर लिस्ट है, अब ये किसी भी स्टाइल शीट को नहीं ले रहा, इसको ये वाली जो है या इसकी ओरिएंटेशन से अब इसके मुताबिक इसने क्या किया, यानी इसमें इस पे जो डोमिनेशन है, डोमिनेशन, अब इस स्टाइल में इसने अब जो है एक्सटर्नल को यूज किया है कि एक्सटर्नल जो है बाद में डिफाइन हुई, इसका मतलब जो पहले डिफाइन हुई उसको सेट कर दिया, जो बाद में डिफाइन हुई इसको सेट कर दिया। लेकिन फिर भी हेडिंग 3 इसने नहीं ली, हेडिंग 3 को इसको ने पिक नहीं किया, हेडिंग 2 कर देते अगर इसने हेडिंग 3 को पिक नहीं किया। यहाँ पे यहाँ तो डिफाइन करने में कोई मसला हुआ है। हेडिंग 3 इसको हेडिंग 2 कर दिया और यहाँ से यूज भी कर लिया। पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर वो जो कॉन्सेप्ट दोबारा मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे हेडिंग 2 कर दी, अब ये, लेकिन इसका कलर कलर अभी भी इसमें शायद पिंक कलर होता है, रेड कर देते हैं। सर इसमें कोई सिंटेक्स का तो नहीं इशू आ रहा? नहीं, सिंटेक्स का रेड क्योंकि कलर, सर कलर अच्छा के हाँ, बाद आपने ये कॉलम नहीं कॉलर, डाला। ये सिंटेक्स का इशू आ रहा है, यही सही कह रही है। जी सर। ये सिंटेक्स का इश्यू था, अब वो उसको मैं दोबारा, ये यहाँ पे रेड हो गया, अब इसको हम वो दोबारा कर लेते हैं। ये जो था इस लिंक को, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब देखते हैं डोमिनेशन का क्या सीन है। ये देखें, अब ये वाला जो है, ये वो जो कॉन्सेप्ट है, अब ये एज इट इज वैसे ही चल गया कि इसके अंदर। अब एक और चीज, दो इसमें एक नई बात भी हमें ये पता चली कि यहाँ पे पहले आपने इंपोर्ट करवाई है एक्सटर्नल को और बाद में आपने डिफाइन की है इंटरनल को। अब डोमिनेट क्या होगी, जो बाद वाली है वो डोमिनेट है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है, ये डोमिनेट तो है लेकिन जो चीज यहाँ डिफाइन नहीं है एक्सटर्नल में डिफाइन है तो वो उसको ले लेगा। यानी किसी एक सेंस के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट ओवरराइड हो रहा है। यानी जो नए फीचर आपने इसमें दिए हैं वो इसी के लिए जाएंगे, लेकिन जो नहीं डिफाइन किया अगर इसमें डिफाइन है तो इसके ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एज पर स्लाइड जो कॉन्सेप्ट दिया है वैसे ही ये बिहेव कर रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे और देखा था जी, ये वो सिंटेक्स का ही मसला था। अच्छा, इसके बाद जो है इनलाइन हो गया और ये डोमिनेट का फैक्टर भी हो गया, ये वाला शायद ये मुकम्मल हो गया। ये ओवरराइड वाली नीचे लाइन लिखी है ना, एक्सटर्नल स्टाइल शीट विल ओवरराइड बाय इंटरनल, ये वाली चीज मुकम्मल हो गई। इसके बाद आपने ये 4.5 में यहाँ पे कुछ चीजें और थी, उनको देख लेते हैं जी। इसमें आपके पास था जी, जैसे आपकी ये प्रॉपर्टीज हैं, CSS की प्रॉपर्टीज, एनिमेशन है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, बॉक्स कलर, इनको, और उसके बाद ये जो आपके पास पैडिंग था, फ्रंट था, और फिर इसके बाद बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड कलर, इमेज, पोजीशनिंग, ये जो सिंपल वाली है वो तो खुद कर लेंगे ना आप लोग, क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे ये जो हमने किए हैं, ये इनमें से अगर जो करते हैं वो वाला कर लेते हैं, बोले ये 1 बाय 1 सारे एक्सप्लोर करनी है।
सर 1 बाय 1 करवा दे सारे। अच्छा चले, पहले आपने जो है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की तो आपने देख ली, ठीक है। ये है यहाँ पे बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब बैकग्राउंड सेट करते हैं। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड पोजीशन है, रिपीट है, क्लिक है, रीजन है, ये सारी चीज़ें देखें, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड। नहीं जी, इसमें आ गया आप HTML के ट्यूटोरियल में, और इसमें आ गया HTML CSS में आ गया। सर मैंने एक चीज़ कंफर्म करनी थी आपसे जी जी कि जब हम लोग नोटपैड में फाइल सेव करते हैं .html की एक्सटेंशन के साथ, जी जी, तो हम उसको जो है वो सेमीकोलन में लिख रहे होते हैं ना डबल कोट के उसको। अंदर लिखते हैं। डबल जी, कोट डबल में कोट्स के अंदर। इसलिए लिखते हैं, अगर आप डबल कोट नहीं लगाते तो वो क्या करता है, आपने फाइल जैसे की ना कि my html.html, तो वो क्या जी करेगा, जी माई फाइल डॉट एच टी एम एल डॉट टी एक्स टी, उसके साथ टी एक्स टी भी लगा देता है। उसमें फिर वो क्या बनाता है, टेक्स्ट फाइल बनाता है, क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसकी सेटिंग जी। टेक्स्ट पैड पे होती है। तो ये प्रॉब्लम वो करता है, तो उसे उसे बचने के लिए फिर हम उसको डबल कोड देते हैं और नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं, तो फिर वो ऐसा नहीं करता। ओके सर। सर लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास के बगैर ही लिखें और फिर ऑल फाइल्स भी सिलेक्ट कर लें फिर भी वो ये प्रॉब्लम देगा। पहले तो ये ऐसा प्रॉब्लम करता था, इसको अब यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा, क्या अब ऐसे करता है कि नहीं। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने कुछ भी लिखा, इसको कल किया मैंने, यहाँ पे सेव एज किया, जैसे ABC डॉट में HTML किया मैंने, ठीक है। अब एक तो ये है कि इसको मैं ऐसे ही सेव करता हूँ फिर तो लगाएगा। फिर दूसरा है, मैं सेव एज में ऑल फाइल करता हूँ, मैं यहाँ पे CDE डॉट HTML, और यहाँ पे मैं इसको ऑल फाइल करता हूँ, इसको सेव किया, और मैं अब आपको वो दिखा देता हूँ कि वहाँ पे इसने क्या किया है। सॉरी, यहाँ पे देखो जो ABC लगाया था ना, अब ये देखो, ये ABC के साथ इसकी अगर वो प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इसमें ये वाला, इसमें इसने इन्होंने ये बग वैसे रिमूव कर दिया, इसको HTML से ही इसने सेव किया, उसकी जरूरत नहीं। पहले जो होता था ना, पहले जब यूज़ करते थे, जो कुछ पुराना वर्जन था इसका नोट पैड जी का, सर। तो उसमें ऐसा मसला था। अब इसको इसको भी शायद रिजॉल्व कर लिया इन्होंने। इसकी टाइप में देखें, यहाँ पे जो टाइप दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंगली सही दिखा रहा है। वरना होता ये था कि आप सेव करते थे, यहाँ पे क्या करता जी था, सर। HTML डॉट TXT लगा देता था, फाइल को जी सर। टेक्स्ट ही बनाता था, इसलिए करते थे। जी तो सर। कॉन्शियस के अंदर ये चीज़ थी कि ये ऐसे करता है, इसलिए फिर मुझे बोलना पड़ता, तो ऐसे भी इसका कोई मसला नहीं। ठीक ओके हो सर। गया जी। उसके बाद अच्छा, अब ये हमारे पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी CSS के अंदर हमारे पास ये इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, साइज हो गया, मार्जिन हो गया, यहाँ पे पैडिंग है, बॉर्डर है, ये देखिए वो सारी प्रॉपर्टीज है, फ़ॉन्ट है, साइज, यहीं पे जो है ना इसी के अकॉर्डिंगली वो स्लाइड बनी हुई है। जैसे ये कलर था, फ़ॉन्ट, साइज, यहाँ पे अपनी स्लाइड में थी ना ये सारी प्रॉपर्टी। जैसे अभी भी ये पहला बैकग्राउंड शुरू हुआ ना, ये वाली स्टाइल के अंदर ये देखें, कलर है, बैकग्राउंड है, बॉक्स है, फ़ॉन्ट है, कलर है, ठीक है, ग्रिड है, वो सारी चीज़ें। चलिए हम यहीं से वो उसके मुताबिक ही देख लेते हैं। ये कलर के लिए जो है यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ कि कलर की प्रॉपर्टी आप देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में आप फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी करते हो, और फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आप ये साइज़ दे देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप जो मैक्सिमम एक्सप्लोजर अगर आप करना चाहें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो हम कर सकते हैं कि इसमें फ़ॉन्ट अगर डिफ़ाइन है, फिर इसी तरीके से बॉर्डर है, बॉर्डर में आपने 2B सॉलिड, ये पाउडर ब्लू इसका कलर दिया, ठीक है। अब
ये पैडिंग था, वो जो आगे पैडिंग की हुई थी कि आपने बॉर्डर इस कलर का दिया, पैडिंग इतना दिया। जैसे यहाँ पे अगर आप बाद में चेक भी कर लें तो यहाँ पे अगर पैडिंग फर्ज किया, ये यहाँ पे पैडिंग आएगा, पैडिंग का कलर आप देते हैं तो वो उसके कलर भी हो जाएगा। मतलब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, इसमें पैडिंग की प्रॉपर्टी भी दी जा सकती है। यहाँ पे ये बॉर्डर सॉलिड, ये पावर ब्लू हो गया, ये एक्सटर्नल CSS हो गई। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जो कलर की रेंज है और जो दूसरी तीसरी चीज़ों की रेंज है वो दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें कलर कलर यहाँ पे देखिए, जैसे आपने कलर दिया तो कलर कौन कौन से दे सकते हैं वो वन बाई वन देखिए। कुछ कलर डिफाइंड है जैसे ऑरेंज, ये हमारे पास। फिर इसी तरीके से बैकग्राउंड आपने वो देखा, बैकग्राउंड में आप कलर दे सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ बैकग्राउंड इस तरीके से भी दे सकते हैं। फिर कलर की आप वैसे भी जो है कलर की वैल्यूज भी दे सकते हैं। वो कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं फर्दर एक्सप्लोर करता हूँ। जैसे RGB में देना चाहते हैं तो आप इस तरह नंबर में दे सकते हैं। ये RGB की रेंज 0 से 255 के दरमियान होती है। ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रीन को। ये फिर आप हेक्साडेसिमल में नंबर जाते हैं तो नंबर साइन के साथ भी दे सकते हैं। एक और है ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेशन। ये HSL जो है ना, ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेशन। आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं आप लोग, है आपका ऑफर होगा या नहीं तो अगले सेमेस्टर में ऑफर होगा। तो वहाँ पे जो कलर पैलेट है उसके अंदर ये एक और कलर मॉडल है, HSL मॉडल, ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेशन। उसके मुताबिक अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसी तरीके से RGBA का जो है ये भी कलर मॉडल है, XL का भी कलर मॉडल है। उनके अंदर भी अगर आप देना चाहते हैं तो उसके अंदर ये 4 पैरामीटर हैं, ठीक है। तो अब उसमें भी आप कलर को अपना डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसका मतलब ये कि अब आपके पास ये कलर की वैरायटी आ गई कि आप किस तरह दे सकते हैं। बाकी आगे आप बैकग्राउंड देते हैं, जैसे ये RGB, हेक्स में और HSL में। ये तीन HSL में, जैसे RGB में रेड ग्रीन ब्लू है। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप देने हो तो भैया क्या है, इसका मतलब क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। अब वहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं ना कलर की शेड कैसे बनती है, यहाँ पे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज दी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं इसको फर्स्ट नंबर पे ये 0 कर दिया तो अब ये सिर्फ ये ब्लू को भी 0 कर दिया। और अच्छा, अब ये देखिए, ये ग्रीन की शेड है, ग्रीन, डार्क ग्रीन से लेके लाइट ग्रीन की। जैसे वैल्यूज बड़ी होंगी वैसे वैसे वाइट कलर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अब मसलन यहाँ पे मैंने 150 कोई भी कर ली वैल्यू, फर्ज किया मैंने 150 कर ली, इसको भी मैंने 150 कर दिया। यहाँ पे 150, ये 152, इसको भी 152 कर दिया। अच्छा, इसको भी 152 कर लिया। तो जब भी सेम वैल्यू होंगी तो आपकी जो शेड बनेगी वो मोनोक्रोम बनेगी। मोनोक्रोम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट को। मोनोक्रोम किसको कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ये यहाँ पे अब आप इसको अगर यानी सारे 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। सारे 0 कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, और सारे 255 कर देंगे तो वाइट हो जाएगा। ये साथ में देख लें, ये सारे 250 कर देंगे तो वाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो सेम सेम कलर के साथ अब आप करेंगे, सेम सेम कलर के साथ जो है वो मोनोक्रोम शेड है, ठीक है, सेम सेम में। तो अब इस तरीके से कलर कम्बिनेशन से ये कलर बना सकते हैं। अब आगे जो थी हमारे पास कि RGB की ये बन, ये यहाँ भी यही बात बता रहा है। देखिए सेम सेम के अंदर, वो सेम सेम के अंदर क्या है, मोनोक्रोम की शेड्स है।
उसके बाद RGBA में क्या क्या कलर क्या करते हैं कि आप रेड ग्रीन ब्लू के साथ अल्फा देते हैं। अल्फा किस चीज को कहते हैं? ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ये ट्रांसपेरेंसी, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल जो है, 1 करेंगे तो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। और अल्फा की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे अल्फा को कर दीजिए, यहाँ पे मैं अल्फा को अप्लाई करता हूँ, देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और 1 की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। अल्फा से, बाकी तो RGB ही है, और अल्फा से क्या है, ट्रांसपेरेंट कलर बनता है। पीछे वाली चीजें जो है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रही पीछे वाली चीजें, पीछे वाली चीजें अगर यहाँ पे बिल्कुल नहीं नजर आ रही पीछे वाली चीज, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट 1 कर दिया, 1 का मतलब नो। ठीक है जी। इसके अलावा इसका मतलब अब आपको इनका थीम पता चल गया। ये दूसरा मॉडल था HSL मॉडल, उसके अंदर क्या था, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ल्यूमिनेंस की बजाय लाइटनेस इस वर्ड यूज किया, तो ग्राफिक्स में आप कोर्स पढ़ते वहां पे इसको ल्यूमिनेंस बताया। तो यहाँ पे क्या है, ह्यू, ह्यू का क्या मतलब है, सैचुरेशन का क्या मतलब है, लाइटनेस का, लाइटनेस तो सिंपल नजर आ रही है आपके लाइट करने के लिए। सैचुरेशन का कलर में, अब ये देखिए सैचुरेशन, अच्छा अब यहाँ पे ये ह्यू की प्रॉपर्टी, सैचुरेशन जो कलर की प्योरिटी की तरफ बात जाती है। अब यहाँ पे ये देख लें इसमें 50% ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन करेक्टरिस्टिक्स का आपको पता होना चाहिए, जैसे कलर जो देते हैं ना, कलर कम्बिनेशन का क्या मतलब है। देखो सैचुरेशन का इंटेंसिटी ऑफ कलर, कि कितना इंटेंस कलर आपने यूज करना, ठीक है। तो 100% प्योर कलर का मतलब है नो शेड ऑफ ग्रे, 50% का मतलब है 50% ग्रे शेड है और बाकी कलर की इंटेंसिटी है। 0% का मतलब है ग्रे हैव नो, कंप्लीटली ग्रे, यू कैन नो लॉन्गर सी दी कलर, कलर नहीं देख सकते। अब आप यहाँ पे देखिए, मसलन सैचुरेशन की बात हो रही थी, ये था ना, ये देखें कलर की अफादियत खत्म हो गया, आपने सैचुरेशन 0 कर दी ना, तो डोमिनेट क्या हो गया, अब असल कलर ये था, ब्लू था, आपने इसकी सैचुरेशन कर दी, तो इसका मतलब कि ग्रे की जो है इंटेंसिटी को ज्यादा करना सैचुरेशन से कंट्रोल होता है। ह्यू जो है वो कलर के साथ, और यहाँ लाइटनेस के साथ उसकी लाइटनेस है। समझ आ गई मेरी बात की? जी सर। चले इसको मैं स्टॉप करता हूँ, वो हमारा ना वो टाइम खत्म हो गया था, वरना वो हो सकता